अस्सलाम वालेकुम। जब भी डॉलर के रेट में इंक्रीज़ आता है तो ऑब्वियसली हमारा जो रुपया है वो भी डिवैल्यू हो जाता है। बट इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी इकॉनमी इससे सफ़र करती है। क्या गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ हैं? क्या हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होती? इसका आम बंदे की ज़िंदगी के ऊपर असर किस तरह से है? वो डेली की लाइफ में बाइंग करता है, लाइक दाल, चावल, आटा, घी वगैरह, इसके ऊपर किस तरह से अफेक्ट करती हैं चीज़ें? और अगर हमने डॉलर के रेट को नीचे लेके आना है, अपने रुपए को मजबूत करना है, तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं? और अगर हम पर्टिकुलरली हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, तो क्या उसका, जिस तरह हमें पता है कि ज़्यादातर रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्या ये वजह है डॉलर के रेट में इंक्रीज़ आने की, या स्पेकुलेशन है? तो इन्हीं सब जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर के लिए हमने कांटेक्ट किया है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर मोहम्मद वसीम इकबाल। तो हम इनसे पूछते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा कि आप मुझे ये बताएं कि एक्चुअल रीज़न क्या है डॉलर के रेट में इंक्रीज़ आने की? क्या गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ हैं, हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट डेफिसिट है? तो इसकी क्या आप क्या समझते हैं एक्चुअली? अस्सलाम वालेकुम मेहता साहब। अच्छा, तो आपने जो क्वेश्चन किया है कि डॉलर क्यों गया है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, अगर आप बात करें कि टेम्परेरी ये जो रिसेंट गया है, और एक ये जो परमानेंट हमारा रुपी डिवैल्यू होता रहता है। तो पहले बात करते हैं जो ये रिसेंट हमारा रुपी काफ़ी वीक हुआ है। तो इसमें तो अगर मेरे से आप पूछें तो इसमें मेजर रीज़न स्पेकुलेशन का है। स्पेकुलेशन किस चीज़ का? आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील चल रही थी, स्पेकुलेशन आई कि जी नहीं है, नहीं होगी डील, नहीं होगी तो हमें डॉलर्स नहीं मिलेंगे। तो जब स्पेकुलेशन चलती है मार्केट में, होता क्या है कि उसकी वजह से लोग डॉलर उठाना शुरू कर देते हैं। डॉलर उठाना शुरू करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड ऑब्वियसली जब बढ़ेगी तो प्राइस भी ऊपर चली जाएगी। तो एक मेजर रीज़न ये है। इसी तरह एक और जो आजकल स्पेकुलेशन चल रही है, वो सऊदीया ने जो अनाउंसमेंट किया था $3 बिलियन देने का, उसको लेके है। उसमें यह है कि आपने देखा होगा कि जिस दिन उनकी जो अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि जी हम 3 बिलियन पाकिस्तान के पास डिपॉजिट करवाएंगे, तो उससे अगले दिन ही $2 से $3 डॉलर नीचे चला गया। लेकिन चूंकि एक हफ़्ता गुजर गया और अभी तक वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए स्टेट बैंक के अकाउंट में, तो उसकी भी स्पेकुलेशन चल पड़ी कि यार शायद नहीं मिलेंगे या क्या है। तो उसकी वजह से भी डॉलर फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। तो अभी ये जो रिसेंट ये जो 8-10 रुपये का इम्पैक्ट आया है, ये तो प्योरली स्पेकुलेशन बेस्ड है। तो और अगर आप परमानेंट पूछते हैं कि क्यों रुपये मुसलसल डीवैल्यू होता रहता है, तो उसकी तो बड़ी सिंपल सी रीज़न है, करंट अकाउंट डेफिसिट या बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस। वो क्या है कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, मतलब जो हम चीज़ें बाहर बेचते हैं और जिनके अगेंस्ट हमें डॉलर्स मिल रहे हैं, और हमारी इंपोर्ट जो हम बाहर से चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, जिसकी वजह से रुपये डिवैल्यू होता रहता है। राइट, ये आपके बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं। और मुझे आप ये काइंडली बताइए कि क्या अगर हम ये चाहें कि डॉलर के रेट को अगर हम कम करना चाहें, लाइक ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही होंगी ना, या गवर्नमेंट इसके लिए डिसीजन करेगी कि हमें ये करना चाहिए या हमें वो करना चाहिए? एक्चुअल आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे हमारे जो रुपये है उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ आ सकता है और जो डॉलर है उसके प्राइस में कमी आएगी? ये काइंडली इसके बारे में ज़रूर हमें गाइड करें। इसमें ये है कि ऑब्वियसली जो रीज़न है डॉलर के ऊपर जाने की या रुपये की डीवैल्यूएशन की, उसको कंट्रोल किया जाए। और वो मैंने जैसे बताया कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो उस चीज़ को केटर करके अब आप ये देखें कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो हमारे इनफ्लोज हैं फॉरेन करेंसी के, उसमें एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम फॉरेन रेमिटेंस, आज की डेट में फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा है हमारी एनुअल, और एक्सपोर्ट्स कम है। तो लाइक 24-25 बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं एनुअल। और जो हमारी अभी करंटली जा रही हैं फॉरेन रेमिटेंस, और एवरेज वो 2.5 बिलियन है। यानी कि अगर हम उसको एनुअल पे करें तो वो 30 बिलियन बनती है। तो इस चीज़ को ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स को एक तो कैटर करें, और उसको कैसे बढ़ाना है क्या है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की तरफ जाना होगा। प्लस ये कि हमें ट्रेडिंग और जो रिटेलर वाला एक हम ओरिएंटेड कंट्री बनते जा रहे हैं, उससे हमें चेंज होके शिफ्ट होके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना होगा। गवर्नमेंट को भी जो है फैसिलिटेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जैसे जितने भी हमारे ये ट्रेडर्स हैं, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं टाइल्स की, तो टाइल्स के जितने हैं ये सारे टाइल्स इंपोर्ट करते हैं, कोई उसमें मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है। राइट। और अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान जिस तरह से एक एग्रीकल्चर मुल्क है
और एक पाकिस्तान का बंदा जो कि आम शहरी है, उसकी आम ज़रूरियात क्या हैं? आटा है, चावल, दाल, घी, ये उसकी आम ज़रूरियात हैं कि जो कि उसकी खुराक की वो चीज़ें बाय करता है डेली बेसिस पे। बाकी चीज़ों की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो वो किस तरह से अफेक्ट होती हैं जब डॉलर की प्राइस में इंक्रीज़ होता है। तो आम बंदा क्या इससे सफ़र करता है, या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान में वो अपना मुनाफाखोरी करते हैं? लाइक इसमें सिर्फ डॉलर के एस्पेक्ट को हम देख सकते हैं, या बंदे भी यहाँ पे अपना जो प्राइसिंग है या मुनाफाखोरी है उसमें वो इससे फ़ायदा उठाते हैं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली पड़ता है कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे डायरेक्टली पड़ता है और कुछ हैं जिन पे इनडायरेक्टली पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। रोज़मर्रा की अशिया पे भी, एक आम आदमी पे भी पड़ता है। अब उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, तो एक फ्यूल जो हमारी पेट्रोल प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली ऊपर जाएंगी। पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी होगी। इसी तरह बाकी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, तो हमारी तो वैसे ही इंपोर्ट्स ज़्यादा चीज़ें हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। इवन कि हम लोग एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री होते हुए भी हम लोग दालें तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दालें तो आम बंदा खाता है ना। तो इसलिए इंपोर्ट, अगर रुपया कमज़ोर होता है या डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट एक गरीब आदमी पे या एक आम आदमी पे भी आता है, बिल्कुल आता है। थैंक यू सो मच वसीम साहब कि आपने हमें ये गाइड किया। और ऑडियंस, आप ये देख लें कि ये रीज़न है जिसकी वजह से जो डॉलर का रेट है वो इंक्रीज़ होता है और हमारा जो रुपया है वो डिवैल्यू होता है। जो मौके से फ़ायदा उठाने वाले स्पेकुलेटिव बंदे हैं उनकी वजह से जो मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, प्लस जो हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या जो डेली बेसिस की हमारी ज़रूरियात हैं, लाइक जो भी हम, इवन हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है और अगर हम दालें, घी, ऑयल वगैरह ये चीज़ें भी अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को मेजर्स लेने पड़ेंगे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे लेके आने के लिए, और जो स्मॉल सेक्टर हैं जिससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो। लाइक जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ नहीं होंगी हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जो हमारा डॉलर है वो नीचे आएगा। ठीक है ना। करंट अकाउंट को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसकी रीज़न ही यही है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें अपने इंपोर्ट्स, मैं ये नहीं समझता कि यहाँ पे हमें इंपोर्ट्स बहुत कम करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, सप्लाई ज़्यादा कर देंगे, तो उससे यही फ़ायदा होगा कि ऑब्वियसली जो प्राइसेस हैं, जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें की प्राइस है वो ऑब्वियसली नीचे आएंगी। तो ये रीज़न है इंशाल्लाह शुगर के ऊपर, और जो बाकी जिस तरह ये LNG है, CNG है, इनके ऊपर किस तरह से इनकी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, इनका मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरह से ये बढ़ती हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि इकॉनमी में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि इन चीज़ों का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।